टास्क है मेरे बच्चों वो ये है कि वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अक्सर लोग इनको इस टॉपिक को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन वो समझते नहीं कि अगर इसमें से एक भी 14 मार्कर आया तो 14 मार्कर एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स लिखना इसमें ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो इसको केटर करना वुड बी मच मोर ईजियर, ठीक है। सो द क्वेश्चन, तो द टॉपिक सर सैयद अहमद खान स्टार्ट्स ऑफ विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर जो आपसे पूछ सकता है वो ये है दैट हु वाज सर सैयद अहमद खान। कौन थे सर सैयद अहमद खान, वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान को जानने से पहले ये समझ लीजिएगा कि सर सैयद अहमद खान को किसी भी रिलीजियस रिफॉर्मर के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करना या ये बेसिकली क्राइटेरिया बनाना कि आप ये समझे कि यार ये सर सैयद अहमद खान भी इज़ वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और अगर रिलीजियस रिफॉर्मर क्वेश्चन आ गया आप उसमें सर सैयद अहमद खान लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया, दीन के लिए थोड़े बहुत प्रॉस्पेक्ट से भी काम किया, लेकिन उनका काम वॉज अ लिटिल मोर सोशल रादर देन बीइंग रिलीजियस। उनका बेसिक मकसद मुसलमानों तक दीन की तालीमात पहुंचाना नहीं था। उनका बेसिक मकसद था मुसलमानों की ज़िंदगी को सब कॉन्टिनेंट के अंदर आसान करना, मुसलमानों के लिए एक पाथवे क्रिएट करना, और उस पाथवे को इतना क्लियर कर देना कि मुसलमानों के लिए जाहिर सी बात है परेशानियों की बजाय आसानियाँ क्रिएट हों, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान पैदा हुए दिल्ली के अंदर 1817 के अंदर। अच्छा, काफ़ी एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो अर्ली ईयर्स में ही प्राइवेट ट्यूटर्स आते थे घर पे पढ़ाने के लिए। किन सब्जेक्ट्स के अंदर महारत हासिल करी, कुछ लैंग्वेजेस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया, पर्शियन, अरबिक, उर्दू एंड अदर रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल करी। इसके बाद ही वॉज ऑल्सो एजुकेटेड इन मैथ, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी, मैथ और मेडिसिन के अंदर बाकायदा तौर पे घर पे प्राइवेट ट्यूटर्स आते थे पढ़ाने के लिए। और लॉ पढ़ी फिर बाद में जाके फ्यूचर में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से, ठीक है ना। लेकिन सर सैयद खान की ज़िंदगी में बहुत अर्ली लाइफ में एक ट्रेजिडी हो जाती है। 1838 के अंदर तकरीबन सर सैयद अहमद खान कुछ आप समझ लें 21 साल के थे, ठीक है ना। 21 साल की उम्र में ही सर सैयद अहमद खान के फादर का जो है वो इंतकाल हो जाता है। ही बेसिकली पासेज अवे। एंड सर सैयद अहमद खान के जैसे ही वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है तो सर सैयद अहमद खान को बाहर निकलना पड़ता है नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि घर तो चलाना है ना। अब वालिद नहीं है तो वालिद की जगह लेनी पड़ेगी, वालिद की जगह काम करना पड़ेगा। तो इसी के लिए ही वॉज फोर्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट, और जो पहली नौकरी मिलती है वो मिलती है नायब मुंशी की। कौन होता है नायब मुंशी बेटा? नायब मुंशी कहते हैं डेप्यूटी रीडर को, ठीक है ना। कोर्ट के अंदर जो रीडर्स होते हैं, जो आपके पास जज के पास कोई डॉक्यूमेंट पहुंचने से पहले जो आगे की तरफ लोग बैठे हुए होते हैं, जो टाइपिस्ट बैठे हुए होते हैं, जो पहले डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं फिर जज की तरफ पास ऑन करते हैं, वो बेसिकली वॉज द फर्स्ट जॉब ऑफ सर सैयद अहमद खान। बट क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए थे, तो बहुत अर्ली लाइफ के अंदर ही प्रमोशंस मिलते रहे, और 1944-47 के करीब जज भी बने लोअर कोर्ट के। और आगे जाके हम देखते हैं बाकायदा तौर पे मेजॉरिटी कोर्ट्स के अंदर ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस एज वेल, ठीक है ना। ही बिकेम जज इन दिल्ली इन 1846 के अंदर दिल्ली में जज बने, एंड रिटायरमेंट हासिल करी 1867 के अंदर। 1857 की जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी ना, जब पूरा का पूरा इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी हमने पढ़ा, तो ये भाई साहब सर सैयद अहमद खान जो है वो चीफ जज लगे हुए थे बिजनौर के अंदर। बिजनौर इंडिया में एक जगह है जहाँ के कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की पोजीशन पे थे। और जब बिजनौर के अंदर बहुत सारे इंडियंस जो है वो रिवॉल्ट में आ गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहीं ना ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन पे भी अटैक करने की कोशिश करी। तो उन ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन को बचाया उस अटैक से किसने मेरे बच्चों? सर सैयद अहमद खान ने। सो ही सेव्ड मेनी ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ऐसी बात है, देखो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर दो साइड्स बनी है, एक साइड पे इंडियंस हैं, दूसरी साइड पे ब्रिटिशर्स हैं। अब इंडियंस और ब्रिटिशर्स जाहिर सी बात है जब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स पर काम कर रहे हैं। अब कोई भी इंडियन आदमी
फॉर द फैक्ट वो ह्यूमैनिटी के लिए करे, फॉर द फैक्ट वो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए करे, अगर वो ब्रिटिशर्स की तरफ जाके ब्रिटिशर्स को बचाता है तो तमाम इंडियंस उसको ब्रिटिश का साथी समझेंगे. एंड बिकॉज सर सैयद अहमद खान सेव्ड अ लॉट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एंड ही डिड दैट फॉर ह्यूमैनिटी. उन्होंने बोला यार देखो वॉर चल रही है तो इसमें विमेन एंड चिल्ड्रन को शामिल नहीं करना चाहिए. उनका पर्सपेक्टिव ठीक था, लेकिन इंडियंस ने सोचा ये तो ब्रिटिशर्स के साथ है, तो उन्होंने इधर सर सैयद अहमद खान को प्रो ब्रिटिश का लकब भी दिया. सो सर सैयद अहमद खान फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी नोन एज प्रो ब्रिटिश. और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में तुमसे एक सवाल पूछता है, एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि सर सैयद अहमद खान को क्यों प्रो ब्रिटिश बुलाते थे. वाई वॉज सर सैयद अहमद खान नोन एज प्रो ब्रिटिश. तो ये वाला सवाल आप एग्जाम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अभी इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों सर सैयद अहमद खान को प्रो ब्रिटिश बुलाया जाता था. ठीक है ना. इसके बाद ही वॉज ऑल्सो वन हु इंट्रोड्यूस द टू नेशन थ्योरी. आप में से जिन्होंने पहले सिलेबस पढ़ा हुआ उन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में टू नेशन थ्योरी सुना होगा. जिन्होंने नहीं सुना कोई मसले वाली बात नहीं है, आगे जाके हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हम इसको पढ़ेंगे. टू नेशन थ्योरी का मतलब बेसिक आपको समझा देता हूँ. सर सैयद अहमद खान का ये बिलीफ था कि देखें इंडिया के अंदर दो कम्युनिटीज़ हैं, एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ हिंदूज हैं. और सर सैयद अहमद खान का बिल्कुल सिंपल ये कहना था कि देखें मुसलमान और हिंदू जो हैं एक साथ नहीं रह सकते. ये दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते, यानी ये क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे. ठीक है ना. तो याद रखिएगा मेरी बात को यहाँ पर, दैट ही वॉज द वन, सर सैयद अहमद खान वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस विच थ्योरी बेटा, ही इंट्रोड्यूस द टू नेशन थ्योरी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इन 1875 ही ऑल्सो फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. और ये पहले स्कूल था, फिर ये कॉलेज बना, और कॉलेज के बाद सर सैयद अहमद खान के पासिंग अवे के बाद इट ऑल्सो बिकेम अ यूनिवर्सिटी एज वेल. और आज के दौर में भी पाकिस्तान के अंदर भी, कराची के अंदर भी आपको ये सर सैयद अहमद खान यूनिवर्सिटी मिलेगी. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. एंड सर सैयद अहमद खान का काम इतना ज़्यादा आगे लॉन्गेट रहा एजुकेशन के अंदर, बाकायदा तौर पर वो इनके स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस वर कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898. तो यार ये कुछ ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन है कि कौन सर सैयद अहमद खान थे, कहाँ पर पैदा हुए, क्या किया उन्होंने, थोड़ा बहुत उनकी लाइफ के ऊपर हमने एक जो है हाईलाइट रखी है. अब ये हाईलाइट रखने के बाद याद रखना कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखने होंगे. तो आप बोलेंगे सर आपने इतने ज़्यादा क्यों लिखे, ताकि बेटा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे ना, आपको पता चले कि ये सर सैयद अहमद खान है कौन, ये कैसी शख्सियत है, क्या क्या किया इन्होंने मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए, किस तरीके से मुसलमानों को एक बेटर ज़िंदगी देने का एम था किसका, सर सैयद अहमद खान का. ठीक है ना. अब पेपर में पहला सवाल जो सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड आता है वो ये आता है दैट व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान इंट्रोड्यूस व्हाट, अलीगढ़ मूवमेंट. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अलीगढ़ मूवमेंट है क्या. अलीगढ़ मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर अलीगढ़ से बैठ के सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू किया, मुसलमानों और ब्रिटिश के रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करी, एंड ही वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. कैसे. अब देखो 1857 की जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई, पूरी वॉर खत्म हो गई, हमने वॉर के इवेंट्स भी पढ़े वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पिछले चैप्टर के अंदर. और अगर किसी को याद नहीं है तो जाहिर सी बात है जाके एलिमेंटली रिकॉर्डिंग्स देख सकता है, मैंने पिछली क्लास में सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड करवा दी थी. इफ समवन हैज़ चेक्ड इट आउट प्लीज़ गिव अ अफर्मेटिव दैट यस द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल ऑन द ड्राइव, ताकि जो है अगर नहीं हो तो फिर बेटा मैं टीम को बोलकर आज ही करवा दूँ. मेरे हिसाब से तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि उन्होंने कर दिया है, अगर नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अच्छा जी. सो बेटा प्लीज़ ड्राइव चेकआउट कर लीजिएगा. हाँ आई हैवंट रिसीव अ मैसेज येट, किसी ने चेक नहीं किया होगा. प्लीज़ जब आप चेक कर लें तो मुझे बता दीजिएगा. ठीक है ना. पहला सवाल पेपर में आता है, क्या आता है, वाई डिड सर सैयद अहमद खान इंट्रोड्यूस अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है. अब अलीगढ़ मूवमेंट के डिफरेंट टास्क है. क्या डिफरेंट टास्क है अलीगढ़ मूवमेंट के. एक तो ये वर्क करेगी किसकी एजुकेशन के लिए, मुस्लिम एजुकेशन के लिए. दूसरे एंड पर ये वर्क करेगी किसके लिए बेटा, ये वर्क करेगी मुस्लिम्स के पॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर कि वो इम्प्रूव हो जाए. दूसरा ये काम करेगी किस चीज़ के लिए,
ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को क्या करने के लिए बेटा, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मैं आपको ये बात समझा रहा था कि किस तरीके से सर सैयद अहमद खान ने बाकायदा तौर पर, देख वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई, हमने स्टेचर्स देख लिया किस तरीके से ना, रानी ऑफ झांसी, तांत्या टोपे सब मारे गए, और रानी ऑफ झांसी मारी गई, तांत्या टोपे वॉज हैंग टू डेथ इवेंचुअली। तो ये सब चीज़ें जब खत्म हो गई ना, तो पूरी की पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम जो है वो मुसलमानों पे डाल दिया गया। हालांकि हिंदूज़ ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, हमने देखा बहुत सारे हिंदू लीडर्स भी थे। फॉर एग्जांपल कानपुर के नाना साहिब, झांसी की लक्ष्मीबाई, एंड कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, मल्टीपल लीडर्स वर प्रेजेंट। बट मसला ये था कि हिंदूज के ना रिलेशनशिप ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी अच्छे थे, उनकी बातचीत अच्छी थी। तो हिंदूज ने प्रीडोमिनेटली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ही सारा का सारा ब्लेम जो है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो डाल दिया किसके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। अब जब ब्लेम आता है ना मुसलमानों के ऊपर, तो जाहिर सी बात है एलिमेंटली ब्रिटिश यही सोचते हैं कि यार ये जो सारी की सारी पुकराहट की वजह है ना, ये ऑफ कोर्स कौन है, ऑफ कोर्स मुसलमान है। तो अलीगढ़ मूवमेंट का एक एम ये भी था कि वो ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। इसमें एलिमेंटली काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए ताकि लोगों के पास इंग्लिश सीखने का मौका आए, और वो ब्रिटिशर से करीब हो जाए इंग्लिश सीख के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंग्लिश सीखोगे तो आप बात करोगे, जब आप बात करोगे तो आप एक दूसरे के क्या हो जाओगे, करीब आ जाओगे। दूसरी चीज़, जब आप एजुकेशन हासिल करते हो, और आप एजुकेशन हासिल करोगे, तो सर सैयद खान का बहुत क्लियर एम्फेसाइज था कि भाई, एम्फेसिस था इस बात पे कि वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की जाए। अब आप जब वेस्टर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हो जो कि ब्रिटिश एजुकेशन है, तो जाहिर सी बात आपके रिलेशनशिप ब्रिटिश से क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये कुछ एम थे। सबसे पहला वाई, क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा सर सैयद खान को ये, सो टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है ना। कैसे सोशल इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव होगी मुस्लिम्स की, सो ही वांटेड मुस्लिम्स टू रिसीव वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है बेटा, वो एजुकेशन जो इंडिया में लेके आए कौन, इंडिया में लेके आए ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। एंड टेक अप द पोस्ट इन सिविल सर्विस। अब मसला ये था कि ब्रिटिशर्स रूलर बन चुके थे, और उन्होंने एलिमेंटली पूरे इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ले डाउन करी थी। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेशन ले डाउन होगी तो उस पर तमाम ब्रिटिश थोड़ी ना अपॉइंट होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्रिटिशर्स मौजूद भी नहीं थे। तो इन पोस्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे इंडियंस को अपॉइंट किया गया। अब जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट चाहिए, आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कौन सी एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि सिविल सर्विस और आर्मी का हर साल टेस्ट होता था, उस जमाने में भी टेस्ट होता था, और इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको वेस्टर्न एजुकेशन आनी चाहिए। अगर आपको वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में नहीं पता, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने अगर कोई टेस्ट बनाया है, वो टेस्ट आप क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे। तो और ब्रिटिश ने हमेशा जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद फेवर किया था, किसको फेवर किया था बेटा, हिंदूज को। एंड हिंदूज हैड ऑलरेडी इम्प्रेस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। तो ब्रिटिशर्स को लगता था यार ये इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेप्ट करी है, तो ये हमारे ज़्यादा करीब है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को, हिंदूज को देते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने पहला अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर यही एम निकाला कि मुसलमान कौन सी एजुकेशन एक्वायर करें, वेस्टर्न एजुकेशन। जब वो वेस्टर्न एजुकेशन एक्वायर करेंगे तो वो करीब आ जाएंगे, किससे करीब आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स से। तो फिर ब्रिटिशर्स जो हिंदूज को फेवर करते हैं, वो हिंदूज को फेवर करने की बजाय दोनों में एक क्वालिटी क्रिएट करेंगे और कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। किसके लिए क्रिएट करेंगे, मुसलमानों के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहला रीजन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड रीजन क्या था, मसला ये था कि मुस्लिम नेशन जो था वो पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली, मॉरली जो है वो कोलैप्स हो चुका था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जो मुसलमान थे वो, उनको अब जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे रहे, तो ब्रिटिशर्स उनको पॉलिटिक्स में घुसने नहीं दे रहे, और वेस्टर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, तो वो ब्रिटिशर्स से, वो हिंदू से पीछे रह रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनका एक ग्रुप अलग बन जाता है, और जो अनपढ़ होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो पढ़ा लिखा लिखा होना सिर्फ जॉब अटेंडेंस के ज़रूरी नहीं होता, पढ़ा लिखा होना शऊर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आप अगर एजुकेशन ले रहे हो और आज आप आगे जाके बिजनेस करते हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको बिजनेस करने के काबिल एजुकेशन ही बनाती है। इट बेसिकली एड्स ऑन टू योर स्ट्रक्चर, टू योर कैरेक्टर, टू योर पर्सनैलिटी, इट बिल्ड्स वॉट यू आर, राइट। So British blamed Muslims for war of independence,
एंड मुस्लिम्स हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम देम, यानी ब्रिटिशर्स कंप्लीटली जो है ऑपोजिशन शो कर रहे थे। किसको ऑपोजिशन ऑपोजिशन शो कर रहे थे बेटा? मुसलमानों को ऑपोजिशन शो कर रहे थे। एंड सर्टेनली द मुस्लिम लॉस्ट पावर एंड दे वर ऑल्सो पनिश्ड, यानी ह्यूमिलिएशन होती थी। और जब आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपको रोडों पे निकल निकल के जलील किया जाएगा, तो आपका जो मोराल है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। तो मॉरली भी आप कोलैप्स थे। आप सड़क पे जा रहे हो, मुसलमान आपकी मुसलमान टोपी पहन के जा रहे हैं, ब्रिटिश उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई मुसलमान जा रहा है तो उसको इन्फीरियर कह रहे हैं, उसको बिला वजह जो है रास्ते में तंग किया जा रहा है। उनकी घर की औरतों को रास्ते पे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, पर्दे का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर इवन भी कुछ क्रॉनिकल्स में जो है मैंने ये भी चीज़ें नोटिस करी हैं कि ब्रिटिशर्स बाकायदा तौर पर जो है विमेन के पर्दा को इस तरीके से रिडिक्यूल करते थे कि अगर कोई विमेन रोड पर चलते हुए जा रही है तो उसके पर्दे को उस वक्त उतारना या उसको खींचना, दैट व्हाट आर यू वेयरिंग एंड वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी, जिसको आप बिल्कुल जो है वो फिज़िकल अब्यूज़ या कुछ हद तक मेंटल अब्यूज़ में भी क्या कर सकते हैं, काउंट इन कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो है, सर सैयद अहमद खान वांटेड टू पुट मुस्लिम्स आउट ऑफ दिस मिजरी। वो चाहते थे कि मुसलमान इस मिजरी से बाहर आ जाए, मुसलमान इस मिजरी से निकल आए और मुसलमानों का जो पॉलिटिकल और सोशल स्टेचर है ना वो इम्प्रूव हो जाए। सो ही वांटेड टू प्रूव दैट मुस्लिम्स वर लॉयल। और वो एक ही तरीके से कर सकते थे, वो ये कर सकते थे बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाट बेटा, अलीगर मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के जरिए वो ब्रिटिशर्स को ये बात भी बताना चाहते थे कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ये बस ये फैक्ट है कि हिंदूज ने पूरा का पूरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम किस पे डाल दिया, मुसलमानों पर। तो वो इस मूवमेंट के जरिए ये नॉलेज पहुंचाना चाहते थे। किस तक नॉलेज पहुंचाना चाहते थे बेटा? ब्रिटिशर्स तक ये नॉलेज पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। अच्छा, वही 7 मार्कर के पैराग्राफ राइटिंग। आप पैराग्राफ को पहले एक्सप्लेन करेंगे और फिर पैराग्राफ के बारे में क्या लिखेंगे, उसकी एनालिसिस लिखेंगे। ठीक है ना। और 7 मार्कर के अंदर कितने रीजंस लिखने बेटा? 7 मार्कर के अंदर आपको लिखने 3 रीजंस। तो ये बात याद रखिएगा कि 7 मार्कर का क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसमें कितने रीजंस लिखेंगे बेटा? आप उसमें 3 रीजंस मेंशन डाउन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम्स। देखो, मसला ये होता है कि पॉलिटिशियन बनना, पॉलिटिक्स में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पॉलिटिक्स एक बहुत अलग दुनिया है जिसको पहले स्टडी करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुसलमान जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ही नहीं ली, उनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है अटर मोस्ट अपने डिज़ायर्स के ऊपर आके पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर सैयद अहमद खान का दूसरा एम अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर था कि मुसलमानों के पॉलिटिकल स्टेटस को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। अब आप बोलेंगे सर ब्रिटिश अगर रूल में है तो पॉलिटिकल स्टेटस सर कुछ समझ नहीं आया, मतलब ब्रिटिश तो रूल कर रहे हैं तो मुसलमान पॉलिटिक्स में जाके क्या करेंगे? देखो, ब्रिटिश के अंडर में ना काफ़ी काउंसिल्स थी। उस काउंसिल्स में मशवरे के लिए, डिमांड सुनने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम सुनने के लिए काउंसिल्स बनाई जाती थी। अब उस काउंसिल्स के भी अंदर ना बेटा हिंदूज डोमिनेट करते थे। तो सर सैयद अहमद खान का एलिमेंट ये था, वो ये कहते थे कि अगर हर काउंसिल के अंदर हिंदूज आपको मिलेंगे, मुस्लिम्स नहीं होंगे, तो मुस्लिम्स अपनी डिमांड्स, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बताएंगे ब्रिटिशर्स को? जाहिर सी बात है, हर हिंदू तो कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं हो। तो सर सैयद खान को ये लगता था कि अगर मुसलमानों को अपना स्टेचर इंप्रूव करना है सोसाइटी में, अपनी कुछ डिमांड्स मनवानी है, अपने लिए कुछ रिफॉर्म्स जो है वो ब्रिटिश की जानिब से चाहिए उनको, तो उनको पॉलिटिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश राज है, आपको ब्रिटिश के साथ क्या करना पड़ेगा बेटा? कोऑपरेट करना पड़ेगा। सो सर सैयद खान नोटिस दैट हिंदूज वर कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश, दे वुड बी अहेड ऑफ मुस्लिम्स। उनको ये लगता था अगर ये हिंदूज जो है ये कोऑपरेट करते रहेंगे मुसलमानों के साथ, ओ ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश और हिंदूज क्या हो जाएंगे? क्लोज। फिर ब्रिटिशर्स को जब भी मौका मिलेगा कुछ अटेंडेंसेस देने का, कुछ रिफॉर्म्स देने का,
वो हमेशा हिंदूज के फेवर में आएगी. सो इवन आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट द मुस्लिम्स वुड बी डोमिनेटेड बाय द हिंदूज इन फ्यूचर. और अगर इस हालत में जहां पर हिंदूज डोमिनेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स वहां से चले गए तो मुसलमान तो पीछे अकेले रह जाएंगे, क्योंकि फिर तो हिंदूज कभी भी मुसलमानों को आगे नहीं आने देंगे. और दूसरी बात है कि इस टाइम तक एक पार्टी बन गई थी कांग्रेस, जिसको आप फुल फॉर्म में कहते हैं आईएनसी, ओ सॉरी शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है ना. और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब काम करती थी तो वो हिंदू डोमिनेंट पार्टी थी. वो सिर्फ काम किसके लिए करती थी बेटा? हिंदूज के लिए करती थी. ठीक है ना. तो to make Muslims realize their political interests under the threat, he wanted Muslims to unite politically and protect their own interest. तो वो चाहते थे कि मुसलमान आपस में यूनाइट हो जाए अंडर द अलीगढ़ मूवमेंट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझें और कदम रखें. किस में कदम रखें? पॉलिटिक्स में कदम रखें. अरे देखो, अब एक बात समझो. मैंने इधर जिक्र किया कांग्रेस का. क्या है कांग्रेस? पहला सवाल मेरा आप लोगों से, एक जनरल क्वेश्चन. 1885 में एक पार्टी बनती है. इस पार्टी का नाम है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी. अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये पार्टी बन रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी आपके पास बन रही है, ये किस ईयर में बनी थी? कोई बच्चा जिसको याद हो कि ये पार्टी किस ईयर में बनी थी? डज एनीवन हैव द आइडिया? एक्सेलेंट अंजल, शाबाश मेरे बच्चे. 1885 के अंदर एक पार्टी बनती है जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस. अच्छा, अब जब ये पार्टी बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, ये एक ब्रिटिश के मशवरे पे बनी थी और उस ब्रिटिश का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. अब मसला ये कि कांग्रेस है ना, एक पार्टी है जो कि इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ेगी. किसके खिलाफ लड़ेगी? ब्रिटिश के खिलाफ. अब ब्रिटिशर्स खुद बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक पार्टी बनाओ. ऐसा क्यों? 1885 के अंदर एक पार्टी बन रही है इंडियंस की और उसका मशवरा देने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश है. तो देखो, याद रखना कि ब्रिटिशर्स का इस मशवरे देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा एम था. सबसे पहला एम क्या था? ब्रिटिशर्स को इस बात का बखूबी आइडिया था कि देखो, इंडियंस जो है ना वो ज्यादा देर हमारे अंडर नहीं रहेंगे और अगर हमने इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया ना, ये हमसे वापसी लड़ना शुरू कर देंगे. और ऐसा ना हो कि 1857 की तरह एक और रेपिटेशन हो जाए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की. तो वो इंडियंस को ये सिखाना चाहते थे कि किस तरीके से आप तमीज के दायरे में रहकर अपोज कर सकते हो. तो उन्होंने इंडियंस को कहा एक पार्टी बना लो. अच्छा, इंडियंस को ये बात नहीं कही. इंडियंस को कहा कि अगर तुम्हें अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, अगर तुम्हें अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है, अगर तुम्हें अपने रिफॉर्म्स पूरे करवाने, तो एक काम करो, अपनी खुद की पार्टी बनाओ, कांग्रेस. नाम ऑफ कोर्स इंडियंस नहीं रखा, एंड दिस कांग्रेस नेम वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कांग्रेस इन ब्रिटेन. तो याद रखिएगा, इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का अपना पर्सनल मोटिव था कि वो ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हमें इंडियंस को सप्रेस करना है ना, इंडियंस को दबाव में रखना है, और वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो कभी है ना बढ़ चढ़कर उनके खिलाफ ना हो, तो उन्होंने बोला एक पार्टी बना के दे दो ताकि ये तमीज से हमारे पास अपनी डिमांड्स लेके आए और हम फिर उनकी डिमांड्स के साथ उनके साथ फिर खेलते रहें. ठीक है. हम आगे जाके 1947 तक यही देखेंगे कि ब्रिटिशर्स वुड जस्ट प्ले विद द इंडियंस. कभी रिफॉर्म्स देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी आधे अधूरे देंगे. और ब्रिटिशर्स जो है मुसलम इंडियंस है ना, ओवरऑल वो झूठे बहाने करते रहेंगे कि हाँ हाँ अभी दे रहे हैं, हाँ हाँ दे रहे हैं. मतलब इन द सेंस व्हाट, इन द सेंस टू क्रिएट अ प्रपोजिशन which was which would not go violent against the Britishers. ठीक है ना.
तो कांग्रेस बनी थी और इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नाम हिंदू नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका नाम सिख नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका नाम मुस्लिम नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी ये जो बनाई गई है ना पार्टी, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए नहीं है, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई गई है, यानी सारे इंडियंस के लिए ओवरऑल बनाई गई। लेकिन मसला ये था कि हिंदूज मेजॉरिटी में थे, तो पार्टी में ज्यादा हिंदूज शामिल किए गए, और आराम आराम से ये जो पार्टी है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आज समझ लें कंप्लीटली डोमिनेट करने लगी। किससे? ये डोमिनेट करने लगी हिंदू से, और इतने सारे हिंदूज जो है वो अक्यूमुलेट हो गए इस पार्टी के अंदर कि बाकायदा तौर पर हर डिसीजन जो है ना वो हिंदूज के फेवर में लिया जाता था। सर सैयद खान ने बोला अगर मुसलमान कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे तो वो तो एक्चुअल में हिंदू सपोर्टिंग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा स्टेचर बनाना चाहते थे जहां मुसलमान अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। सर सैयद खान कभी अपनी खुद की पार्टी नहीं बना पाए, कभी मुसलमानों के लिए एक पार्टी नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दी ताकि मुसलमान उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने लिए भलाई अटेन कर सके। कहां से भलाई अटेन कर सके बेटा? भलाई अटेन कर सके ब्रिटिशर्स से। सर लेकिन वो तो सिर्फ हिंदूज के राइट पे बात करते थे ना, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग क्यों हिंदूज के राइट पे बात करेगी? और मुस्लिम लीग जो है वो तो अभी बनी ही नहीं है। तो तुमने मुस्लिम लीग लिखा है मेरे बच्चे, मुस्लिम लीग तो आगे बनेगी। तो आगे इन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स से ऊपर के बाद जो है सर अहमद खान ने कोई पार्टी तो नहीं बनाई, लेकिन आगे जाके जो है उनके इन्हीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुसलमान अपनी पार्टी बनाएंगे, दैट विल बी नोन एज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है ना? अरम इफ यू हैव स्टिल हैव क्वेश्चन, बेटा देखो अगर किसी को क्वेश्चन ऐसा हो जो चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो वो हाथ रेस करके बिल्कुल माइक खोल के पूछ सकता है। सो अरहम इफ यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन यू कैन ओपन अप द माइक एंड आस्क इट। ठीक है ना? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी लेफ्ट, बट इफ देयर इज सो हाँ चलो, नहीं सर समझ आ गया, ठीक है, आई गेट इट। अगर किसी को कोई सवाल ऐसा हो जो उसको समझ नहीं आ रहा हो तो वो चैट बॉक्स खोल के मुझसे पूछ सकता है। ठीक है? इसके बाद एक और सवाल आता है पेपर के अंदर, वाई डिड सर सैयद अहमद खान ट्राई टू इम्प्रूव relations between Muslim and British? Basically, why did he want to improve the British-Muslim relationship? सिंपल सवाल है, क्यों इम्प्रूव करना चाहते थे सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को? So the first reason is to reduce British hostility after War of Independence. अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरा ब्लेम मुसलमानों पे आ गया, तो ब्रिटिश ऐसा ना बाकायदा तौर पर ना जुल्म करते थे मुसलमानों पर। ठीक है ना? जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मुस्लिम, यस बिल्कुल ये भी रीजन हो सकता है, शाबाश। मुसलमानों को जो है वो रिडिक्यूल करना, ह्यूमिलिएट करना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरा ब्लेम मुसलमानों पे डाल देना, ये कॉमन हो गई थी चीज। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन ऑफ मुस्लिम बिकेम कॉमन। ठीक है? कॉन्फिस्केशन ऑफ मुस्लिम लैंड एंड प्रॉपर्टी बिकेम कॉमन। रिमूवल ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट बिकेम कॉमन। ना जॉब्स दे रहे हैं, अगर कोई रह रहा है तो उसको जीने नहीं दे रहे, उसकी लैंड और प्रॉपर्टी पर कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बस इस इल्ज़ाम में कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर शामिल थे। दिस गैप बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश grew and Sir Syed Ahmad Khan thought that Muslims could not remain enemies of British. उनको लगा कि यार देखो बस अब हम और नफरत नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स से, हम और नफरत रिसीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंटली ये मुसलमानों के लिए नुकसान होगा फ्यूचर के अंदर। सो इसी बेसिस के ऊपर जो है वो सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी,
ताकि ब्रिटिशर्स मुसलमानों को समझे, मुसलमान ब्रिटिशर्स को समझे एंड रेजिस्ट कर सके। सही है ना? से इफ मुस्लिम्स कंटिन्यू टू रेजिस्ट दे वुड ओनली सफर पनिशमेंट। सर अहमद खान को लगता था कि यार अगर मुस्लिम इसी तरीके से अपोज करते रहे ना ब्रिटिशर्स को, तो वो पनिशमेंट में ही रहेंगे। दे विल ऑलवेज रिमेन इन द पनिशमेंट। वो हमेशा ब्रिटिशर्स के जो है वो बैड बुक्स में ही रहेंगे। सो इम्प्रूविंग रिलेशनशिप वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मुस्लिम सर्वाइवल, ताकि जब मुसलमानों के रिलेशनशिप अच्छे हों तो मुसलमान सरवाइव कर सके, मुसलमान बेटरमेंट की तरफ आ सके। ठीक है ना? नेक्स्ट रीजन क्या था? मुस्लिम्स वर टू वीक टू फाइट द ब्रिटिश। अच्छा, ये टू के अंदर ये वाला डबल ओ वाला टू आ जाए कि मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा वीक थे कि वो किसके खिलाफ लड़े बेटा? ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। देखो मसला ये था कि मुसलमान है ना, अभी तक ब्रिटिशर्स को है ना क्या समझते थे? ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं, ये आए हैं, इन्होंने हमसे हमारा रूल छीना है और ये यहाँ से जा नहीं रहे हैं। तो मुसलमान यही सोचते थे यार अटैक करेंगे, अपना रूल वापसी लेके आएंगे, हुकूमत वापसी हमारी होगी। सर सैयद खान ने बोला जो होना था हो गया, आपका रूल था, अब नहीं है। तो अगर आपको लड़ना है तो आप लड़ो, लेकिन आप लड़ने के काबिल नहीं हो। किससे लड़ने के काबिल नहीं हो? आप ब्रिटिशर से लड़ने के काबिल नहीं हो। एंड एट दिस नोटिस सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड दैट better it was better to cooperate rather than oppose the British। तो उन्होंने बोला भाई कॉपरेट करना सीखो, एक पेज पे आ जाओ, एक साथ आ जाओ। इससे क्या होगा? बेटरमेंट आएगी। कैसे बेटरमेंट आएगी? क्योंकि आप मुस्लिम्स जो है वो स्ट्रांग इनफ नहीं है कि आप ब्रिटिश को क्या करें, इंडिया से निकाल दें। सर सैयद खान ने बोला कि आपकी चाहत बहुत अच्छी है, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस सोच को पूरा करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है। यू डू नॉट हैव अ लॉट मोर पावर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसलिए रिलेशनशिप को इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट हो गया था। तो अगर ब्रिटिश की हॉस्टिलिटी यानी ऑपरेशन परसिक्यूशन को खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इंप्रूव रिलेशंस विथ होम, रिलेशंस इंप्रूव रिलेशंस विद द ब्रिटिश। वर द वेल ऑफ एजुकेशनल मुस्लिम्स बीइंग परसिक्यूटेड टू? नो, दे weren't। वेल ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स वर नॉट परसिक्यूटेड। पर देखो ना, एलिमेंटली ये होता है कि हाँ, कुछ मुस्लिम्स को ऑफकोर्स जिनके ऊपर शक था कि यार ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हिस्सा है, उनको परसिक्यूट किया जाता था। ठीक है ना? लेकिन मसला ये ना, देखो एज अ मुस्लिम अगर मैं सेफ हूँ अपने घर में क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास ज़्यादा माल और दौलत है, तो ब्रिटिश मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं कॉन्ट्ररी देख रहा हूँ कि यार मेरा एक दोस्त है जो कि एलिमेंटली इतना हाई नोट पर अमीर नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त है, उसको ब्रिटिशर्स परसिक्यूट कर रहे हैं, उसकी घर की औरतों को अब्यूज़ किया जा रहा है, उसको उनकी हरासमेंट हो रही है रोज़ बरोज़। तो जाहिर सी बात है वो बात देखकर मैं थोड़ा अफसोस में आ जाऊँ। सो इट वाज नॉट जस्ट द फैक्ट दैट many people opposed because they weren't safe, because they overall wanted the Muslims to be treated as equals to Hindus। कि यार वो हिंदूज के साथ अगर जुल्म सितम नहीं हो रहा था, हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट था सर सैयद अहमद खान का। ठीक है ना? और सर सैयद अहमद खान तो खुद कोर्ट में जज थे, तो वो तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स और उनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे, खुद भी वेल ऑफ थे बड़े। अगला सवाल पेपर में आता है एक और सवाल, नहीं सॉरी सॉरी, आखिरी रीजन बाकी। टू हेल्प मुस्लिम्स गेट फेवर्स। फेवर्स किसको मिलते हैं? वो बंदा जो आपको अच्छा नहीं लगता या वो बंदा जो आपको अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आप फेवर्स उसी को देते हो जो आपको पसंद होता है, जिससे आप थोड़ा सा हमदर्दी रखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर फीलिंग आती है।
जिससे आपके ताल्लुकात थोड़े अच्छे होते हैं। सर्टेनली उन लोगों की तरफ आपका जो इम्प्लिकेटेड रवैया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो सर सैयद खान कहते थे कि अगर आपने ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लिए ना, तो ब्रिटिश आपको फेवर देना शुरू कर देंगे। अगर आप उनकी तरफ लॉयल्टी दिखाएंगे तो वो आपको जॉब्स देंगे। अगर आप उनकी तरफ लॉयल्टी दिखाएंगे तो वो आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अगर आप उनकी तरफ लॉयल्टी दिखाएंगे तो वो आपके करीब आ जाएंगे। और वो अपॉर्चुनिटीज जो हिंदूज को मिल रही हैं वो सब आपको भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और उसके लिए दोनों के रिलेशनशिप को इंप्रूव करना क्या है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश, मुस्लिम्स कुड नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब्स, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशनल डेवलपमेंट। बोला भाई ब्रिटिश के बगैर ये सब चीजें अटेंड करना मुश्किल ही नहीं, क्या है, नामुमकिन है। तो सर सैयद बिलीव द बेटर रिलेशंस वुड ओपन डोर्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। सर अहमद खान को लगा कि अगर ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए तो ब्रिटिशर्स मुसलमानों को जॉब्स देना शुरू करेंगे, मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स देना शुरू करेंगे, मुसलमानों को एजुकेशनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिससे मुसलमानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए ऑफ कोर्स जो है वो ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप क्या करना जरूरी था, इंप्रूव करना जरूरी था। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन 7 मार्क का जो सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड आ सकता है आपके पेपर के अंदर, वाई वॉज सर सैयद अहमद खान कंसिडर्ड प्रो ब्रिटिश। पहला रीजन ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं शुरू के अंदर। बिजनौर में जब वो चीफ जज थे तो वो जज का ओहदा होते हुए काफी विमेन एंड चिल्ड्रन ब्रिटिश के जो थे उनको सेव किया। अब जाहिर सी बात है मुसलमान और कुछ मुसलमान एंड अ लॉट ऑफ हिंदूज वर नॉट हैप्पी विथ हिम, बिकॉज उनको ये लगा कि सर सैयद अहमद खान जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने किया वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से ज़रूरी था, क्योंकि वॉर के अंदर तो इवन इस्लाम डज नॉट अलाउ यू टू परसिक्यूट और अपोज द विमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। सो जब उन्होंने दिखाया तो लोगों ने बोला अरे ये तो प्रो ब्रिटिश आदमी है। ठीक है ना। ही वॉन्टेड मुस्लिम्स टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। वो मुसलमानों को कहते थे अरे ब्रिटिश को अपोज करने की बजाय उनके साथ हो जाओ, उनको उनकी बात मान लो। मुसलमान कहते थे अरे ये तो फॉरेन इन्वेडर्स की बात मानने को कह रहा है, ये कौन है, ये उन्हीं के साथ ही है। हालांकि सर सैयद खान की सोच डिफरेंट थी, वो सोच समझने में थोड़ा मुसलमानों को क्या लग गया मेरे बच्चों, टाइम लग गया। ठीक है ना। He emphasized that having social contact with British was not an un-Islamic and encouraged friendly good relations with them। देखो मुसलमान ये सोचते थे कि ब्रिटिश जो है वो क्रिश्चियंस है और क्रिश्चियंस के साथ हम दोस्ती नहीं रखेंगे। सो सर सैयद खान ने बोला अगर भाई क्रिश्चियंस के साथ सोशल कांटेक्ट रख रहे हो तो वो अन इस्लामिक नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम कह रहे हैं अरे ये तो काफिरों के साथ चलने की बात कर रहा है। तो मैनी मुस्लिम स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ प्रो ब्रिटिश, कि यार ये तो ब्रिटिश का सपोर्टर है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज he contradicted the verdict of ulmas who believe that acceptance of western education and technological ideas might undermine islamic beliefs। देखो कुछ उलमा कराम ऐसे थे उस टाइम पर जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। उनके हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल करना मतलब इस्लाम या दीन के खिलाफ जाना। और उनको ये लगता था कि इसके अंदर क्रिश्चियनिटी की टीचिंग सिखाई जाती है। उनको ये लगता था कि इसमें क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट दिखाया जाता है, और वो ये सोचते थे कि भाई ये सब हराम है, या वो मना करते थे लोगों को करने से। अब सर सैयद अहमद खान उनके अगेंस्ट चले गए। उन्होंने बोला नहीं, ये उलमा कराम गलत बोल रहे, आपको सिर्फ एजुकेशन लेनी है। मैंने आपको ये तो ना बोला क्रिश्चियन हो जाओ, आप मुसलमान रहो लेकिन एजुकेशन लेते रहो। तो इससे ना सर सैयद अहमद खान और उलमा कराम के आपस में टसल चल गई। तो उलमा कराम ने बोला अरे ये तो ब्रिटिशर्स का साथी है और ये तो ब्रिटिशर्स का सपोर्टर है। तो वो है ना एलिमेंटली अगेंस्ट आ गए सर सैयद अहमद खान के। एंड देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम व्हाट, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ प्रो ब्रिटिश। यानी सर सैयद अहमद खान को कहने लगे कि तुम ब्रिटिश के क्या हो, तुम ब्रिटिश के सपोर्टर हो। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है बेटा? इफ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज, इफ इट्स अंडरस्टैंडेबल, इफ इट्स क्लियर बेटा, प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। ठीक है ना।
क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? इफ़ यस बेटा प्लीज़ यू राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं अपने चौथे क्वेश्चन पे आ चौथे क्वेश्चन पे नहीं, मतलब सॉरी, हम अपना दूसरा जो है सर सैयद खान के कुछ काम पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? आदम, अब्दुल्ला, आमतुल्ला एंड शाहजेब, बेटा कब रिप्लाई करोगे? अगले साल रिप्लाई करोगे बेटा? बेटा मेरे पास आ जाता है कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सो इट्स लाइक आई हैव एन आई ऑन यू। Sir, please scroll up to second and third point or of previous question. I want to take SS. Shazib, how about I send the file after I've taught it? अभी भेज दूंगा फाइल क्लास के बाद, क्या ये ठीक है? आई होप इट्स बेटर राइट। बस डन हो गया, आपका भाई आपको भेज देगा, टेंशन वाली बात ही नहीं। तो अभी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है, अब हम वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान पढ़ना शुरू करेंगे। क्या क्या काम किए सर सैयद अहमद खान ने इन डिफरेंट फील्ड्स, व्हाट वर्क डिड ही डू? जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार, एक मिनट देना मुझे। ओके ओके ओके, चले जी मेरे बच्चों, आगे आ जाएंगे एंड अब हम वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना? क्या क्या काम किए सर सैयद अहमद खान ने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी लर्निंग अबाउट द एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद द ब्रिटिश। क्या एफर्ट्स डाले सर सैयद अहमद खान ने इम्प्रूव करने के लिए रिलेशंस किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग दैट सर सैयद अहमद खान डिड to improve the relations with the British was that he introduced the pamphlet Causes of the Indian Revolt, ठीक है ना? अगर आप याद रखो इस बात को तो कहीं ना कहीं जो है वो, मैं आपको अभी ये बात समझा चुका हूँ कि सर सैयद अहमद खान जो है ना, वो इस बात से नाखुश थे कि ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम है ना, वो मुसलमानों पे डाल दिया था। सर सैयद खान को लगता था कि यार ये मुसलमानों के साथ है ना ज्यादती है, ये मुसलमानों के खिलाफ ना एक ब्रिटिशर्स की, या आप समझ लो हिंदूज की ना, एक साजिश की तरह है, दैट द द मुस्लिम्स आर ridiculed फॉर what दे हैव नॉट डन। मतलब डन तो है, लेकिन सर सैयद खान का ये कहना था कि जितना मुसलमान इन्वॉल्व है ना, उतने ही हिंदूज भी ब्लेम के लिए इन्वॉल्व हैं। और मतलब ऐसा था कि सिर्फ मुसलमानों को ब्लेम करना सही बात नहीं है, ठीक है? दूसरी बात है, जब लड़ाई होती है ना, तो गलती सिर्फ एक पार्टी की नहीं होती, गलती दोनों पार्टी की होती है। तो सर सैयद अहमद खान को ब्रिटिशर्स को ये भी समझाना था कि देखो तुम बोल लो कि मुसलमान जिम्मेदार हैं, तो मानता हूं भाई मुसलमान जिम्मेदार हैं, लेकिन मुसलमानों को, इंडियंस को प्रोवोक करने वाले तो तुम ही हो ना। ग्रीस कार्टेज किसने इंट्रोड्यूस करी? तुमने। फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी किसने किया? तुमने। रिलीजियस मामलात में बीच में कौन आया? तुम। इंग्लिश को एज अ नेशनल लैंग्वेज किसने बनाया? तुमने बनाया। So basically this pamphlet was written by Sir Syed Ahmad Khan to explain the
कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। सर सैयद खान ये समझाना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि ओ ब्रिटिशर्स देखो, सिर्फ मुसलमानों को ब्लेम नहीं करो, तुम और हिंदूज इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। और ये पैम्फलेट है ना फ्री में बंटवाए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दिए। जब उन्होंने पढ़ा ना तो उनका जो रवैया है ना मुसलमानों के साथ वो बहुत बेहतर हो गया। वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना वो इंक्रीज हो गया, और वो मुसलमानों के साथ है ना एक अच्छा ट्रीटमेंट करना शुरू हो गया, वो मुसलमानों की रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया, और एक बेटर आइडियोलॉजी के साथ जो है ना वो मुसलमानों के साथ रहना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, सो आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ब्लेम्ड मुस्लिम्स फॉर प्लानिंग द रिवॉल्ट। वो बोलते थे ब्रिटिश मुस्लिम्स तुम जिम्मेदार हो। टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग सर सैयद खान wrote a pamphlet causes of Indian revolt। क्या बोला इसमें, he explained that the revolt was not caused by Muslims only, Hindus were equally to be blamed। उन्होंने बोला पहली बात याद रखना, ऑपोजिशन में सिर्फ मुस्लिम्स ही थे, हिंदूज भी थे। एंड उन्होंने कहा कि ब्रिटिश तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी थी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को तुमने दी, ग्रीस कार्ट्रेज तुमने इंट्रोड्यूस करी, फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी तुमने किया। और ये रियलाइजेशन दिलवाते उन्होंने कहा तो जितना आप मुसलमानों को ब्लेम करते हैं उतना ही आपको हिंदूज और अपने आप को भी ब्लेम करना पड़ेगा। ही सेंटेड टू मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पार्लियामेंट मेंबर्स एंड हाई एंड ऑफिसर्स। और इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिशर्स को समझ में आया नहीं यार ये ज्यादती है, सिर्फ मुसलमानों को ब्लेम करना क्या है, बुरी बात है। सो उनका एंगर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, और सर सईद अहमद खान ने कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर दिया फ्रॉम फर्दर पनिशमेंट्स। कि ब्रिटिशर्स समझ आ गए कि नहीं यार हम इनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं उस चीज के लिए जिसके लिए हम और हिंदूज इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एंड इससे जो ब्रिटिश की हॉस्टिलिटी थी ना बेटा वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर। जो ब्रिटिशर्स ऑपोजिशन में थे, परसिक्यूशन कर रहे थे, हॉस्टाइल थे टूवर्ड्स मुस्लिम्स, वो अचानक से क्या हो गए, वो फ्रेंडली हो गए, वो हॉस्पिटेबल हो गए, वो वो कहीं ना लीलियंट हो गए, वो सॉफ्ट स्पोकन हो गए, यानी कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के फेवर में आ गए। ठीक है ना, यहां तक बात याद रखेंगे मेरे बच्चों। एक मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वरना मैं जो है वो
अच्छा जी, सॉरी, माजरत। अब मसला ये सवाल आता है पेपर के अंदर एक, कि वाई डिड सर सैयद अहमद खान ना इंट्रोड्यूस दिस कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। तो अगेन वही वाली बात है ना, वही सेम बात है करोगे कि मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिल रही। सो सो मसला ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर ले, उनको समझ आ जाए कि भाई गलती उनकी भी है। ठीक है, पहले रीज़न, ही वॉज अनहैप्पी अबाउट द पोजिशन ऑफ मुस्लिम। उनको लगता था कि यार मुस्लिम्स के साथ जो है ना ज्यादती हो रही है, और ऑफ कोर्स मुस्लिम्स को है ना इधर जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा, आप समझ लेना, रिडिक्यूल किया जा रहा है उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने नहीं किया नहीं। एंड टू एंड द ब्रिटिश टायरनी, यानी जो ब्रिटिश का जुल्म सितम है ना, ये जुल्म सितम ख़त्म हो जाए। तो इन चीज़ों को ऑफ कोर्स अटेनेंस में करने के लिए द and to remove misunderstanding of British. It was important to bring what? It was important to bring this pamphlet, and this pamphlet is known as the causes of the Indian revolt. ठीक है? अच्छा, क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अंडरस्टैंडेबल है? अगर सबको यहाँ तक बात समझ आई है तो बेटा प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स। अच्छा बेटा, आज की क्लास को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है? और अगली क्लास इंशाल्लाह जो मंडे वाले दिन है, उसमें मैं इंशाल्लाह ये सर सैयद अहमद खान का टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। और जो नेक्स्ट चीज़ हम शुरू करेंगे, हम वाटर रिसोर्सेज भी कर चुके हैं, इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद फिशिंग इंडस्ट्री आफ्टर इट। और फिशिंग इंडस्ट्री और फॉरेस्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीक नहीं, लेकिन उससे नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म होगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ तैयारी करना शुरू कर दें। मिड टर्म में सेक्शन नंबर 1 पूरा, एंड जो है वो सर सैयद खान भी पूरा आएगा। बेटा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की फाइल ऑलरेडी ग्रुप पर है शाहजेब, मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है? आई लुक इनटू इट, ठीक है? मैं ये वाली फाइल भी भेज देता हूँ, ठीक है? चलिए जी भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कुछ देर बाद। अल्लाह हाफिज़। मंडे को इंशाल्लाह हम मिलेंगे, ठीक है ना? मंडे को सर सैयद खान कंप्लीट कर लेंगे मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।